Assalamualaikum dear student, today our discussion about lattice vibration, lecture number 7। लैटिस वाइब्रेशंस क्या होती हैं उसको हमने एक्सप्लेन करना है कि एक एटम होता है क्रिस्टल के अंदर, वो अपनी पोजीशंस के ऊपर अप एंड डाउन क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो उसकी वाइब्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी हम देख सकते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हम देख सकते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम देख सकते हैं। आपके पास एक क्रिस्टल होती है, क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं, जो हमारे पास अमारफस सॉलिड के अलावा और ग्लासी सॉलिड्स के अलावा, क्योंकि अमारफस और ग्लासी सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अरेंजमेंट्स के अंदर नहीं होते। बाकी तमाम सॉलिड्स के अंदर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर एटम्स जो होते हैं वो हमारे पास अरेंजमेंट्स के अंदर होते हैं। और एटम्स अपनी जगह पे क्या करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। उसकी वाइब्रेशन से हम क्या करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं लैटिस वाइब्रेशंस का। तो उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कि आपके पास साउंड की जो वेलोसिटी है, साउंड वेलोसिटी डिफरेंट सॉलिड हैं उनमें से हम साउंड की वेलोसिटी को चेक कर सकते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ को हम देख सकते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसको भी हम साथ में डिस्कस करते हैं। तो यही जो हमारे पास है जो वहाँ से वेव जनरेट होती है, एक एटम वाइब्रेट करता है तो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है। स्टैंडिंग वेव्स, उस वेव्स की जो रेंज होती है हमारे पास, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो है 1030 हर्ट्ज़ के अंदर। इतनी फ्रीक्वेंसी की जब भी कोई एटम सॉलिड के अंदर वाइब्रेट करता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, उस वेव्स की जो वेव्स जनरेट होती है, जैसे स्टैंडिंग वेव होती है लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1030 हर्ट्ज़ है। और एवरेज जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है उस तमाम एटम्स की, अगर हम पूरी क्रिस्टल के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास, इसलिए यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है ये जो सैम्बल है बाहर से ग्रेटर और इस साइड से भी ये सैम्बल दिया हुआ है, ये एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है, जो कि इज़ इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या है 3 kT के इक्वल है। 3 kT हमारे पास कांस्टेंट है, के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है। यहाँ पे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, आपके पास इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो आपके पास जो एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद हमने देखना है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिस वाइब्रेशन जो है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो उसके लिए एक हमारे पास मॉडल होता है, जिस मॉडल को हम नाम देते हैं स्टैटिक मॉडल का। तो स्टैटिक मॉडल की मदद से हम जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम एटम्स की क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आप स्टैटिक मॉडल क्या कहता है, उसके कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो पॉइंट्स हमारे पास हैं। पहला पॉइंट है एवरेज पोजीशन ऑफ एटम इन क्रिस्टल, के एक क्रिस्टल है उसके अंदर तमाम एटम्स अरेंजमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो उनकी जो एवरेज पोजीशन होती है एटम की क्रिस्टल के अंदर, जैसे एक सोडियम की क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल है, पोटाशियम क्लोराइड की, तो इनके अंदर एक पूरी क्रिस्टल के अंदर हम एवरेज पोजीशन ऑफ एटम्स को देखते हैं। इसी तरह अगर दूसरा हम एग्जांपल ले लें लाइट की, लाइट हमारे पास क्या है, डुअल नेचर रखती है, एक पार्टिकल नेचर भी रखती है और दूसरा हमारे पास वेव नेचर भी रखती है। अगर वेव नेचर रखती है तो उसकी ये भी हमारे पास क्या होता है, इसको भी हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर है, थिन फिल्म वगैरह के अंदर हम देखते हैं कि लाइट जो है ना एक्ट करती है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास लाइट एज आ वेव जो है ना वो एक्ट करती है। और इसी के अलावा हमारे पास पेयर प्रोडक्शन हो गया, कॉम्पटन इफ़ेक्ट हो गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हो गया। यहाँ पे लाइट जो होती है आपके पास क्या बिहेव करती है, एज आ पार्टिकल नेचर। तो लाइट हमारे पास किस चीज़ की बनी हुई होती है, लाइट हमारे पास फोटॉन से, फोटॉन हमारे पास क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और जिसको आइंस्टाइन ने क्या कहा था, क्वांटा का नाम भी दिया था। तो हमारे पास लाइट जो होती है वो फोटॉन से मिलके बनी होती है। उनकी एनर्जी जो होती है आपको पता है, ई इज़ इक्वल टू क्या होता है, ई इज़ इक्वल टू आपके पास यहाँ पे एच म्यू आ जाता है, या ई इज़ इक्वल टू एच एफ भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ लैटिस वाइब्रेशंस के अंदर जो लाइटिस डायनामिक्स होती है ना, डायनामिक्स क्या, जो मोशन है उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो लैटिस डायनामिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स सामने आते हैं
वो प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे पास, उनको भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको क्वांटमिकली भी हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और क्लासिकली भी हम उनको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ लैटिस डायनामिक्स, नॉर्मल मूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल। लैटिस डायनामिक्स हैव टू डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्लेन द नॉर्मल मूड ऑफ वाइब्रेशंस, और उनको हम क्या नाम देते हैं, डिस्पर्सन रिलेशंस का नाम भी देते हैं, और उनको हम क्वांटमिकली भी एक्सप्लेन करते हैं और क्लासिकली भी उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यही जो टू वे हैं एक्सप्लेन करने के लैटिस डायनामिक्स प्रॉब्लम, तो उसमें से फर्स्ट है क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, और सेकंड हमारे पास क्या है, सेमी क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाइब्रेशन, या सेमी क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ जो, या इसको क्लासिकल मैकेनिक्स के ज़रिए भी आप कह सकते हैं, ऐसा भी। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं क्वांटम मैकेनिकली अप्रोच। क्वांटम मैकेनिकली अप्रोच में पहला जो पॉइंट है हमारा वो है कि फोनान डिस्पर्शन रिलेशन, कि फ़ोनान जो है ना वो क्या रखता है, डिस्पर्शन रिलेशन रखता है, कि जब भी हम उसको ड्रॉ करते हैं बाउंड्री के अंदर, तो उसका क्या हो जाता है, अपना जो एक्चुअल पाथ है उससे क्या करता है, डिस्पर्स हो जाता है। वो भी हम आगे जाके डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि कैसे होता है। इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास जो लैटिस डायनामिक्स प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम्स का हम क्या करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए सलूशन निकालते हैं। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए हम सलूशन निकालते हैं, ये हमारे लिए क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, लाजमी होता है कि आप इसमें से क्या करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सलूशन निकालें। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट ये है कि जो द क्वांटम मैकेनिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं फॉर नॉर्मल इन्फोनांस, के जो नॉर्मल इन्फोनांस के अंदर जो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं हैमिल्टोनियन के अंदर बाय क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑफ ऑपरेटर्स के, या तो हम ऑपरेटर्स को एनिहिलेट करते हैं या फिर हम उनको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इस मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि ऑपरेटर अप्लाई करने से क्या होता है, हमें आइगन वैल्यू हासिल होती है। और जैसे हमारे पास ऑपरेटर होते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर होता है, लीनियरिटी ऑपरेटर होता है, यूनिटी ऑपरेटर होती है, इसके बाद हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, और एनर्जी ऑपरेटर होता है। तो ये सारे बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उनको। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेमी क्लासिकल ट्रीटमेंट। सेमी क्लासिकल ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इसमें हम एक एडिशनल पास्टुलेट यूज़ करते हैं। कौन सा एडिशनल पास्टुलेट करते हैं, इसमें हम ये कहते हैं कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, वो हमारे पास क्या होती है, क्वांटाइज होती है। क्वांटाइज का मतलब क्या हो जाता है कि हमारे पास एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है एनर्जी की, इसके अंदर सेमी क्लासिकल ट्रीटमेंट के अंदर, और उसकी ख़ास एक वैल्यू होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका दूसरा जो एक एडिशनल पास्टुलेट हम यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इज क्वांटाइज्ड होती है। तीसरा हमारे पास द क्लासिकल मोशन इज़ डिटरमाइंड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच गिवन बिलो, कि जो क्लासिकल मोशन होती है उसको हम डिटरमाइन करते हैं कि वैसे भी न्यूटन ने भी क्लासिकल मैकेनिक्स को पेश किया, क्योंकि लार्ज ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम क्या करते हैं, उसमें स्टडी करते हैं। तो क्लासिकल मोशन की मदद से हम क्लासिकल मोशन के अंदर हम न्यूटन सेकंड लॉ को इस्तेमाल करते हैं, हम मोशंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद वही जो हमारे पास एटम्स है, उसके लिए हमने कहा कि क्लासिकल ट्रीटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है मैकेनिक्स के अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, जिसमें हमारे पास आ जाता है फोर्स इज इक्वल टू m क्रॉस एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास जो है हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि जो भी पार्टिकल लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे या एटम्स लेंगे, उस पार्टिकल का मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और न्यूटन सेकंड लॉ हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं, F इज़ इक्वल टू m में, जहाँ पे हमारे पास मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। फार्मली इफ़ r इंटू टी इज़ द पोजीशन ऑफ एटम एट टाइम t, कि हमारे पास जो r इंटू टी है, r इंटू टी वो हमारे पास पोजीशन ऑफ एटम है एट टाइम t के ऊपर, कि जो टाइम t है उसके ऊपर एटम्स किस पोजीशन के ऊपर है, उस वक्त टाइम क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, वो सारा हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, पार्शल स्केयर, ये इक्वेशन पार्शल स्केयर r इंटू टी इंटू ओवर पार्शल टी स्केयर इज इक्वल टू -1/m डेल साई ओवर आपके पास क्या आ जाता है, r इंटू टी। तो यहाँ पे r इंटू टी पोजिशन ऑफ एटम है ड्यूरिंग टाइम टीम के दौरान,
m जो है ना मास, एटॉमिक मास है, और q इंटू आर इंटू टी यहाँ पे आपके पास क्या है, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों इंस्टेंटेनियस, ये जो स्मॉल टी है ये किसके लिए है, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एटम के अंदर विद इन द क्रिस्टल, जो हमने क्रिस्टल ली है वो हमारे पास क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड की भी हो सकती है, वो हमारे पास क्रिस्टल पोटाशियम क्लोराइड की भी हो सकती है, डिफरेंट हमारे पास क्रिस्टल हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ऑप्टिकल फोनॉन्स। ऑप्टिकल फोनॉन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, पहले आप जो पॉइंट है इसमें आपने याद रखना है, ऑप्टिकल फोनॉन्स आर क्वांटाइज मोड ऑफ वाइब्रेशन, कि इसमें जो हमारे पास होती है मोशन होती है ऑप्टिकल फोनॉन की, जो वाइब्रेशंस होती है वो हमारे पास क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है, क्वांटाइज। और सेकेंडली हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल इज़ एट रेस्ट, कि तमाम जो पार्टिकल हैं उनका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेस्ट के अंदर होता है। इसके बाद ये है कि दिस मूड हैज़ हाईएस्ट एनर्जी फॉर वेव लेंथ इन्फिनाइट, कि इन्फिनाइट के लिए ये जो मूड है उसके लिए हमारे पास एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, और वहाँ पे हमारे पास के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, वो हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल फोनॉन के अंदर फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है, फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड ऑन मास ऑफ डिफरेंस ऑफ एटम्स, कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर जो दो एटम्स का मास डिफरेंस है, कि एटम 1 भी आपने लिया है, एटम 2 भी लिया है, तो उन दो एटम्स के मास का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास उसके ऊपर फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या करता है, डिपेंड करता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप वो होता है जहाँ ये होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ये डिफरेंट मेटल्स के अंदर क्या होता है, मेटल्स के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, इंसुलेटर के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, और ये डिफरेंट होता है, जहाँ पे इसके अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होता, और इसमें फ़िक्स आयंस होते हैं, और ये इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और कंडक्टर के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप या फर्मी लेवल्स भी इसको हम बोलते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ब्रिलियन जोन है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर ये हमारे पास एक बाउंड्री है, ये हमारे पास दूसरी बाउंड्री है, ये हमारे पास फोनॉन्स की मोशंस है फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर। ये हमारे पास अकॉस्टिकल ब्रांच है, ये भी क्या है, अकॉस्टिकल ब्रांच। तो दो एटम्स हैं, देखें अकॉस्टिकल ब्रांच के अंदर दोनों की यहाँ पे सेम पोजीशन है, ये वाली भी क्या है, सेम पोजीशन। और इसके लिए 2 बीटा और यहाँ पे बी क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एम आपके पास मास है, ये एक पार्टिकल का है, ये दूसरे पार्टिकल का है। तो जब दूसरे पार्टिकल का यहाँ पे हम ये देखें, ऑप्टिकल ब्रांच को देखें, तो उसके अंदर जो डायरेक्शन है, जो फेज़ है और जो एम्पलीट्यूड है वो हमें सेम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें अकॉस्टिकल ब्रांच के अंदर, तो यहाँ पे देखें ये वाला ख़त्म हो रही है आपके पास कर्व, तो ये वाली भी वहीं पे उसी बाउंड्री पे क्या होती है, ख़त्म हो रही है। जहाँ पे दोनों ज़ीरो हैं तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, वहाँ पे ज़ीरो हो जाती हैं। तो इसके अंदर फेज़ सेम होता है, एम्पलीट्यूड सेम होता है, लेकिन ऑप्टिकल ब्रांच के अंदर ये सेम नहीं होता। इसके बाद हमारे पास यही जो दो हमने एटम्स लिए हैं उनकी मोशंस को कंसीडर करते हैं। तो लेट कंसीडर लैटिस विद 2 काइंड्स ऑफ एटम्स विद मासेस m एंड कैपिटल M, कि हमारे पास उसमें हम एटम्स जो लेते हैं उनके मासेस क्या हैं, एक का मास स्मॉल m है, दूसरे का मास का कैपिटल M है। और उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हैं वो हमारे पास ये आ जाते हैं, जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लेन की हुई हैं। तो हमारे पास m इंटू पार्शल स्केयर u टू n ओवर पार्शल स्केयर t इज़ इक्वल टू b इंटू म्यू u टू n प्लस 1 माइनस 2u टू n प्लस u टू n माइनस 1, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। और दूसरी हमारे पास यहाँ पे अगेन ही इक्वेशंस ऑफ मोशंस दी गई हैं कि m इंटू पार्शल स्केयर u टू n पार्शल स्केयर t b, अब आपके पास बीटा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और u टू n प्लस 1 माइनस 2un प्लस 2un माइनस 1, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, m इंटू पार्शल स्केयर u टू n प्लस 1 पार्शल स्केयर t बीटा इंटू u टू n प्लस 2 माइनस 2u टू n प्लस 1 प्लस u टू n
ये हमारे पास एक चीज़ आ जाती है। इसी तरह इन इक्वेशंस का जो हमारे पास सॉल्यूशंस है वो आ जाता है फॉर एटम विद मासेस m एंड कैपिटल M के U/N हमारे पास आ जाता है, और इज़ इक्वल टू AE की U/N के A प्लस ओमेगा 2। एक ये सोल्यूशन है और दूसरे का हमारे पास ये सोल्यूशन है। तो इस सोल्यूशन को हम आगे भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो डाई एटॉमिक द सोल्यूशन ऑफ द डाई एटॉमिक लैटिस वो जो हमारे पास आ जाता है जिसमें बीटा स्प्रिंग कांस्टेंट है, दोनों मासेस का ये सोल्यूशन आ जाता है किसके साथ, जब ये ओमेगा स्केयर के साथ मूव कर रहे होते हैं, ओमेगा स्केयर के साथ देखते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है जिसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर के अंदर FN हमारे पास फोर्स है और बीटा हमारे पास अगेन वही आ गया। ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए UN+1 और -2UN प्लस UN-1 यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। द इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे पास अगेन उसी के लिए हम नियरेस्ट नेबर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि M पार्शल स्केयर UN पार्शल T स्केयर इज़ इक्वल टू बीटा आपके पास आ जाता है UN+1 - 2UN प्लस UN-1। तो हमारे पास यहाँ पे बीटा जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और उसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये दिया गया है नीचे। इसमें ये है कि अगर आपके पास UNO इज़ इक्वल टू U0 एंड हैज़ अ डेफिनेट एम्पलीट्यूड, तो इक्वेशन जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशंस हमने देखी हैं और उनका सोल्यूशन देखा है, तो वहाँ से हमारे पास ये कहा जाता है लीनियर एटॉमिक जो लीनियर मोनो एटॉमिक जो चेन है उसका जो ये मोनो एटॉमिक है तो ओमेगा 1 आ जाता है, ओमेगा स्केयर नहीं है। तो उसके लिए हमने ये इक्वेशन निकाली है कि इसके लिए एक ही पार्टिकल था मोनो एटॉमिक के लिए जिसका मास m है और 4 बीटा कांस्टेंट है साइन के a ओवर आपके पास 2 आ जाता है। वे डिस्पर्शन कर्व भी है इसके लिए यहाँ पर दिखाई गई है। ये देखें, ये इसके लिए क्या है, ये डिस्पर्शन है, यहाँ से डिस्पर्शन दिखाई गई है कि ये डिस्पर्स हो गया फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर। ये देखें वहाँ पे आपके पास ओमेगा स्केयर था, यहाँ पे आपके पास क्या है, ओमेगा है, और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, मोनो एटॉमिक के लिहाज से देख सकते हैं। और मोनो एटॉमिक के लिए यहाँ पे आपको ओमेगा इज़ इक्वल टू 2/a V0 साइन के a ओवर 2 यहाँ पे। और यहाँ पे ये क्या दी गई है, बाउंड्री कंडीशन दी गई है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दौरान, ये आपके पास नेगेटिव बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ पे देखें कॉस्टिकल ब्रांच क्या हो रही है, दोनों जब भी यहाँ पे बाउंड्री पे पहुँचती हैं तो दोनों क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और ये किसके लिए है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए एटॉमिक बताया गया है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसी को हम देख सकते हैं, इसी के अंदर जो हमारे पास ऑप्टिकल ब्रांच, ये जो थी लास्ट टाइम हमने इस स्लाइड के अंदर देखा है कि ये जो हमारे पास है इसको हम अकॉस्टिकल ब्रांच कहते हैं और ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल ब्रांच। तो इन ब्रांच की क्या होती हैं, अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए दिखाया गया है। और ऑप्टिकल ब्रांच हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल ब्रांच, ये ऑप्टिकल ब्रांच को भी और हमारे पास एकॉस्टिकल जो ब्रांच है, इन दोनों को हम देखते हैं लॉन्ग वेवलेंथ के लिहाज से, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। तो इसमें फ़र्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल ब्रांच के अंदर, ऑप्टिकल ब्रांच हैज़ लॉन्ग वेवलेंथ, कि इसमें क्या होती है, आपके पास लॉन्ग वेवलेंथ होती है। और जब वेवलेंथ लॉन्ग है तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी आपस में इन्वर्स रिलेशन रखते हैं और फ्रिक्वेंसी जो एनर्जी है वो डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी भी कम हो जाएगी। इसके बाद है सेकंड पॉइंट क्या है, 2 एटम्स इन अपोजिट डायरेक्शन इंक्रीज इन मास एम्पलीट्यूड, के ऑप्टिकल ब्रांच के अंदर 2 एटम्स हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं और विद एन इंक्रीज़ इन एम्पलीट्यूड, के आप उनका जो एम्पलीट्यूड क्या होगा कि इंक्रीज़ इन एम्पलीट्यूड के साथ मतलब कि वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही हैं और एम्पलीट्यूड उनका क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसके साथ हमारे पास आ जाती है अकॉस्टिकल ब्रांच। अकॉस्टिकल ब्रांच ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हमारे पास जो फेज़ होता है एटम्स का, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है। और उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर दिखाया गया था कि ये अकॉस्टिकल ब्रांच है और ये आपके पास क्या है, ऑप्टिकल ब्रांच। तो इसमें
डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ एटम्स हैज़ द सेम एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन एंड फेज़। इसमें क्या रखता है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम डायरेक्शन और सेम क्या होता है, फेज़ होता है। और इनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ देख भी सकते हैं। तो ये इनके दरमियान आता है डिफरेंस कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकॉस्टिकल ब्रांच एंड ऑप्टिकल ब्रांच। तो आप यहाँ से इनको, और फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए आप क्या करो, ड्रा करो, तो ये आपको कह देता है। तो आप यहाँ से आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं।